वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं तो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। एक लड़की एक खाए आगे अपने घुटने के बल बैठी हुई थी। उस लड़की के कमर से नीचे आ रहा थे उसकी नीली आंखें समुद्र के पानी जैसे नीली और गहरी थी और साफ थी। उसका छोटा सा खूबसूरत चेहरा किसी का भी दिल की तेज कर देने वाला था। उसके पतले गुलाबी होंठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह खिला हुआ था। उसके बाल के कुछ लाते उसके गाल को चूम रहे थे। स्ट्रीट लाइट में उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। वो लड़की देखने से 21 साल की लग रही थी। एक लड़का उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, बॉस जो भी बोलो ये लड़की है बहुत खूबसूरत, बिल्कुल जन्नत के हूर की तरफ। उसका बात उसके बगल वाला लड़का, जा तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा दिल तो एक इसको चखने का कर रहा, लेकिन क्या करूं, अभी बिग बॉस आने वाले हैं न, इसलिए मैं अभी कुछ कर नहीं सकता। तभी वो पहला आदमी बोला, कोई बात नहीं बॉस, हम लोग उनसे इस मांग लेंगे, वैसे वो लोग इससे मार ही देंगे ना। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बस एक बार बॉस को आ जाने दो, उसके बाद हम इसको भी देख लेंगे। वो लोग अभी बात कर ही कि तभी उनसे थोड़ी दूर पे एक रेड स्पोर्ट कार आके रुकी। अब तक उस लड़की ने अपना सर नीचे किया, अपने सामने खड़े आदमियों की बातें सुन रही थी, लेकिन अब जब उसने गाड़ी की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सर ऊपर करके अपने सामने वाले इंसान के देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसके सामने उसकी परिवार की गोद ली हुई बेटी खड़ी थी जिसे उसने अपनी की तरह प्यार किया था। तभी सामने खड़ी लड़की ने अपने चेहरे को मासूम बनाते हुए बोली, नित्या आप कैसी है, क्या आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या मैं डॉक्टर को बुला दूँ? फिर थोड़ा रुक के बोली, वेट में भला डॉक्टर को क्यों बुलाओ, मुझे तो आपको मरना है ना। तभी नित्या बोली, स्नेहा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन माना था ना, फिर क्यों, क्या गलती थी मेरी? उसकी बात सुन उसके सामने खड़ी स्नेहा गुस्से से बोली, क्या गलती थी, हाँ क्या गलती थी तेरी, तो सुन, तेरी पहली गलती ये को बचपन में जब तुझे किसी ने किडनैप किया था तो वहीं रहती या मर जाती, क्या जरूरत थी सिंघानिया परिवार में वापस आने की। तेरी दूसरी गलती ये है कि तूने मेरे माँ और पापा को के साथ साथ मेरे भाइयों का प्यार और अटेंशन बांटने की कोशिश की थी, और जब तूने गलती की है तो सजा भी मिलेगी, इसलिए अब तक तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने किया है। उसकी बात सुन नित्य हैरान थी, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे स्नेहा का हाथ था। वो अब गुस्से और नफरत के मिले जुले भाव के साथ बोली, ये तुम क्या बोल रही हो, मेरे माँ और पापा ने तुम्हें गोद लिया था, मेरी जगह तुमने ली थी, और अगर मैं वापस भी आई तो मैंने मेरी जगह थी, पिछले 18 साल से तुमने मेरी लाइफ जी है, फिर भी तुम मुझे से ये कहने की हिम्मत कर रही हो, वो मैं ही जिसने गोद ली हुई बेटी को वापस आने के बाद भी सिंघनिया पैलेस में रहने दिया, तुम्हें अपनी बहन के जैसा माना था, मैंने तुम पे तरस खाए था। चटाक। नित्य अभी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही स्नेहा ने उसके गाल पे थप्पड़ मार दिया था। अब तक चुपचाप बात सुन रही नित्य को भी बहुत गुस्सा आता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने बिना किसी की परवाह किए उसका गला पकड़ लेती है और दबाने लगती है। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ को जो लड़की अभी तक रो रही थी वो अचानक से इतनी खतरनाक बन जाएगी। वो लोग चाह कर भी स्नेहा को नित्य की पकड़ से छुड़वा नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से कहीं से एक गोली आके नित्य के बाह पे लग गई। जब उसने उस तरफ देखा तो वहां एक लड़का अपने होती पे डेविल स्माइल और हाथों में गन लिए खड़ा था। उसे देख नित्य शौक हो जाती है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, यश तुम भी इसके साथ मिले हुए हो? उसकी बात सुन यश बोला, जा तो मुझे तो स्नेहा के साथ मिलना ही था, आखिर वो मेरी बचपन की दोस्त है और तुम्हारी वजह से बेघर होने वाली थी, इसलिए मैंने उसका साथ दिया, समझी तुम? फिर वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहू क्या तुम ठीक हो, इस लड़की ने तुम ज्यादा दर्द तो नहीं दिया ना? उस बात सुन स्नेहा बोली, नहीं यश मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुमने नित्य दीदी के ऊपर गोली चला के अच्छा नहीं किया है, देखो तो उन्हें कितना खून आ रहा है। उसकी बात सुन यश बोला, जाने दो, वैसे भी उसे मरना है क्योंकि इसने तुमसे तुम्हारा हक है छीन की कोशिश की है, इसने तुमसे तुम्हारे परिवार को छीन न है, ये बस एक गोद ली हुई बेटी है और इसकी इतनी औकात की ये तुम्हें बुली करे, इससे अच्छा तो इसे मार जाना चाहे। उसके बाद वो एक बार फिर से गुण उसके सर पे लगा देता है। वो अभी ट्रिगर प्रेस करता उससे पहले ही उन गुंडों का लीडर बोला, बिग बॉस अगर आप बुरा ना माने तो आज रात हम इस लड़की के साथ मजे करना चाहते हैं, वैसे इसके जैसे खूबसूरती कहीं नहीं मिलती है। उसकी बात पे यश अपना सर हमें हिला देता है। उसके बाद वो गुंडे धीरे कदमों से नित्य के पास जाने लगे। अभी एक तो वही स्नेहा और यश कार की तरफ जा रहे, अचानक ही उन दोनों के कान में एक बाद एक गन की आवाज आती है। वो दोनों जब अपने सर को पीछे की तरफ करके देखते हैं जहां पे इस वक्त नित्य अपने हाथ में गन लिए खड़ी थी, तो वही उसके सामने गुंडे की लाश पड़ी हुई थी, क्योंकि नित्य ने एक आदम की कमर से गन निकल उन सभी को शूट कर दिया था और अब उसके गन का निशाना स्नेहा की तरफ था।
नित्य अभी ट्रिगर प्रेस करती उसे पहले ही एक गोली आके सीधा नित्य के चेस्ट पे लगी थी। उसने देख उसको गोली मरने वा कोई और बल्कि यश है। लेकिन फिर भी नित्य नहीं रुकी और उसने इस बार ट्रिगर प्रेस कर दिया, लेकिन गोली स्नेहा को लगती उसे पहले ही यश ने उसको अपनी तरफ खींच लिया और गोली बस स्नेहा के हाथ को छू के निकल गई कि तभी एक और बुल शॉट की आवाज आए। इस बार गन यश ने फिर से नित्य के ऊपर चलाई थी, जो कि उसके पेट पे लगा था। इस वजह से नित्य लड़खड़ा के खाई से नीचे गिर गई। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, क्यों भगवान, अगर किसी के साथ अच्छे होने की ये सजा होती है तब तो अब मैं किसी के लिए कभी भी अच्छी नहीं बनूंगी। लेकिन मेरी एक बात याद, आज मेरे साथ को कुछ भी हुआ उसको मैं भूलूंगी नहीं। अपनी मौत का बदला तो मैं लेकर रहूंगी, चाहे इस जन्म में या उस जन्म में। इसी के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती है। एक घर के आलीशान कमरे में एक लड़की वाइट चादर से लिपटी हुई थी। उसके हाथ बेडशीट लेकर से हुए थे, उसके माथे से पसीने की बूंदी चमक रही थी। वो लड़की एक झटके से बेड पे उठे हुए चिल्लाई, में बदला लूंगी। इसी के साथ वो आप आंखें को खोल देती है और अपनी नीली और खूबसूरत आंखों से अपने आसपास देखती है। फिर अपने आप से बोली, मैं कहाँ हूँ, लेकिन अपने आपस की चीज को गौर से एब्जॉर्ब से करने बाद बोली, ये घर तो मेरा वही घर जहाँ मैं सिंघानिया पैलेस से पहले रहती थी। इसका मतलब मैं तक जो देख रही थी वो सपना था। लेकिन वो सपना कैसे हो सकता है? मैंने उस दर्द को फील किया। दर्द से उसको याद आता कैसे यश ने उसको गोली मारी थी। या चीज याद आते ही वो अपनी बॉडी को चेक करने लगती, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी साफ और गोरी थी। उसके बाद वो अपने आसपास अपने मोबाइल को ढूंढने लगती है। तभी उसको अपना बेड के साइड पिलो के पास दिखाई देता। वो बिना वक्त गवाए अपने फोन में डेट चेक करती है, जिसे देख वो हैरान थी। नित्य हैरानी से डेट देखते हुए बोली, ये डेट तो 3 साल पहले की आज वही दिन है जब मैं यहाँ से गई थी। इस बात ख्याल आते बोली, इसका मतलब मुझे मौका मिला है अपनी पिछले जन्म की गई गलती को सुधारने का। फिर ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू गॉड मुझे ये चांस देने के लिए। आई प्रॉमिस मैं स्नेहा और यश को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और आप भी ये बात याद रख कि आप गलती से भी मेरे सामने किसी भी ऐसे इंसान को मत लाना जो कि इन लोग की तरफ से, वरना मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। भगवान जी से इतना बात बोल फिर खुद से बोली, बहुत शौक है न स्नेहा तुमने मेरी जगह लेने की, मेरे भाइयों को अपना बनाने का, मेरे माँ और पापा बांटने का। अब तुम्हारी इसी इनसिक्योरिटी को मैं सच करके नहीं दिखा तो मेरा नाम भी नित्य सिंघानिया नहीं। उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है। थोड़े टाइम में वो रेडी होकर नीचे हॉल में आती है, जहाँ पे उसके एडोप्टेड पेरेंट्स के साथ साथ उनकी बायोलॉजिकल बेटी भी थी, जो कि अभी कुछ 6 महीने पहले ही वापस आई है। वो लड़की अपनी माँ से बात कर रही थी। वो लड़की नित्य की तरफ देखते हुए बोली, मॉम क्या हम नित्य को यहाँ पे रोक नहीं सकते क्या? वैसे भी मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे भी उनकी फैमिली बहुत ही गरीब है और नित्य तो बचपन से इतने बड़े घर में पली बड़ी हुई है, उनके लिए वहाँ पे एडजस्ट कर पाना मुश्किल होगा ना। उसकी बात सुन उसके सामने बैठी औरत बोली, शिवानी बेटा तुम्हें इतना उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उसको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि हमने उसे अपने घर में इतने साल तक अच्छे से रखा, बिना ये जाने कि जिसे हमने अब तक इतना प्यार किया है, इतने नाज से पाला है, वो तो हमारा खून है ही नहीं। ये औरत नित्य की एडोप्टेड मदर मिसेज सलोनी बेदी है। उसके साथ बैठी लड़की उनकी बायोलॉजिकल बेटी शिवानी बेदी है, जो कि अभी 6 महीने पहले ही आई थी, जिस कारण उन्हें अब नित्य से प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नित्य की फैमिली ने जानबूझकर उसे उसकी बेटी की जगह पे रख दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि आज से 6 महीने पहले वो लोग जब अपने गांव गए थे अपनी वहाँ वाली जमीन को बेचने, तब उन्हें वहाँ अपने घर की एक केयर टेकर मिली थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा था वो एक लड़की बहुत देखभाल। उस केयर टेकर ने जब शिवानी से उसे मिलाया था तब पूरी बेदी परिवार हैरान था, क्योंकि उसकी फेशियल फीचर कुछ सलोनी जी और उनके पति से मिलती जुलती थी। फिर उनके दिमाग में नित्य का चेहरा घूम गया। कोको बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी नीली आंखें जो उनके खानदान में किसी की नहीं थी। अचानक ही उनके मन में कुछ आया और उन्होंने बिना वक्त गवाए उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया था, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। उसी वक्त उन्होंने शिवानी को अपने साथ मुंबई लेकर आ गए थे। वो लोग तो नित्य को 6 महीने पहले ही घर से निकल देते, लेकिन उसके दादाजी ने इस बात से इनकार कर दिया था। पिछले महीने ही उनकी डेथ हुई थी। उनके डेथ के बाद ही सलोनी जी ने सोशल मीडिया पे उस हॉस्पिटल की सभी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दिया था, जिसके बाद 2 दिन पहले ही कॉल आया था, जिसमें उस औरत ने डीएनए टेस्ट की करवाया था और उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। और आज वो लोग उसको लेने आने वाले हैं। नित्य को उन दोनों माँ बेटी के बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उन लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा डाइनिंग रूम में जाने लगी। तभी पीछे से शिवानी उसको आवाज देते हुए बोली, नित्य दीदी आपको तो पता है अगली महीने मेरी सगाई है मोहित से, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी सगाई में जरूर शामिल हो। उसकी बात सुन इस बार भी नृत्य कुछ भी नहीं बोली और वहां से जाने लगी, लेकिन ये बात शिवानी को पसंद नहीं आ रहा था।
नित्य भी ट्रिक को समझ रही थी, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। शिवानी अपने चेहरे को थोड़ा उदास दिखाते हुए बोली, सॉरी दीदी, मेरी वजह आपकी सगाई टूट गई। अगर ये इस घर में वापस नहीं आती तो मोहित की सगाई आपसे हाथ। मुझे पता है कि आप मोहित से प्यार करती है। वो अभी आगे कुछ बोलती उसके कान में नित्य की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, वेट वेट मोहित मुझे डिजर्व नहीं करता है। मैं तो खुद इस सगाई को तोड़ने का प्लान बना रही थी, बट थैंक्स टू यू कि तुम इस घर में वापस आ गई हो। अब मुझे इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं हो, मेरे फैला हुए मेज को कौन साफ करेगा। और वैसे भी मैंने दादाजी से आज से 7 महीने पहले ही इस सगाई को तोड़ने के लिए बात करने लिए बोल दिया था। इस हिसाब से देखा जाए तो तुमने मेरी ही छोड़ी हुई चीज मिली है। उसकी बात से शिवानी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू आ गया था। उसकी आंखों में आंसू देख सोलोनी जी को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा नित्य के पास आते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने? हमने तुम्हें इतने साल तक अपने घर में रखा, तुम्हें पाला, तुम्हें अपनी बेटी समझ के प्यार दिया। उनकी बात सुन नित्य ने अपने एटरोल करते हुए बोली, मिसेज बेदी, क्या आपको लगता है फ्रेंड के साथ किट्टी पार्टी करके या फिर फ्रेंड के साथ शॉपिंग और स्पा जाके या फिर बिजनेस ट्रिप पे जाके आपने मुझे प्यार किया है? कभी मेरे स्कूल तो आप आई ही भी और बोल रही है प्यार दिया है। मुझे इस घर में अगर किसी ने प्यार दिया तो वो सिर्फ मेरे दादाजी थे। आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि मैं छुट्टियों में कहाँ जाती थी। उसकी बात सुन सलोनी जी का चेहरा लाल हो गया, शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से। उन्हें गुस्सा आ रहा कि कैसे ये अनग्रेटफुल लड़की उनका खा के बोल रही कि उसने आज तक किया क्या है। वो अभी नित्य को कुछ बोलती तभी वहां पे एक आदमी की आवाज आई जो कि सलोनी की तरफ देखते हुए बोला, सलोनी क्या तुम पागल हो गई हो? इतने साल तक नित्य हमारे साथ रही है और आज जब उसके जाने का वक्त आ गया तो तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। ये आदमी सलोनी जी का पति मिस्टर महेश बेदी था। फिर उसने नित्य की तरफ देखते हुए बोला, नित्य बेटा चलो, आज का कुछ आखिरी समय मुझे तुम्हारे साथ बीताना है, उसके बाद हम जिंदगी में कभी दोबारा उस पल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो उसको लेकर डाइनिंग रूम में आ गए। उसने उसको डाइनिंग टेबल पे बैठा। अब तक वहां पे सलोनी जी और शिवानी भी आ गए थे। सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगे थे। महेश बेदी नित्य की तरफ देखते हुए बोला, नित्य आज तुम अपनी फैमिली के पास वापस जा रही हो। उम्मीद करता हूँ कि अब तुम अपनी लाइफ में जियोगी और खुश रहेगी। उसकी बात नित्य ने कुछ नहीं बोला, वो बस अपने खाने पे फोकस कर रही। उसको देख के ऐसा लग रहा जैसे उसके आसपास कोई हो ही ना। नित्य के पिछले जन्म भी ये सब ऐसा ही हुआ था। महेश जी अफले उसे अच्छे से बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सिंघानिया परिवार बहुत ही अमीर है जिसके कारण वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देख कि नित्य को लेने कौन आया था, ये देख उन्होंने नित्य से अपने कनेक्शन तोड़ लिए थे। उस वक्त नित्य को मालूम पड़ा था कि महेश बेदी बहुत ही लालची और मौका परस्त इंसान है। नित्य अभी अपनी सोच में घूम थी कि तभी एक सर्वेंट नित्य के पास आते हुए बोली, मिस नित्य, आपको लेने के लिए आपके परिवार से कोई आया है। उसकी बात सुन नित्य ने बिना किसी इमोशन के अपना सर हाँ में हिला दिया था और अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपने कमरे से अपने कंधे पे एक ब्लैक बैग टांगे हुए नीचे आए। उसने एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस पे ये इल्जाम लगाए कि वो जाते समय भी बेदी परिवार का पैसा का सामान लेकर जा रही है। वो अपना बैग लेकर नीचे आती है, उसके बैग में सिर्फ उसके कपड़े थे। वो बिना किसी की तरफ देख घर से बाहर निकलने लगती है। उसके पीछे पीछे बेदी परिवार भी निकलता है। वो जैसे ही बाहर आते बाहर का नज़र देख के शौक हो जाते हैं। सामने एक लड़का जिसकी उम्र यही 23 साल होगी, वो एक कैप के साथ बाहर खड़ा था। उसने लड़के ने किसी भी तरह का ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहना था, फिर वो उसमें गुड लुकिंग दिख रहा था। नित्य अभी आगे बढ़ती उससे पहले ही शिवानी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोली, दीदी रुकिए, मैं आपके लिए कुछ पैसे लाती हूँ जिसे आपकी स्टार्टिंग कुछ वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए अच्छा होगा। ये बोल पैसे लेने के लिए होती है, लेकिन उसका पैर हल्का मच जाता है जिसे नित्य को हल्का धक्का लगता है और पैसे की एक गड़ी नीचे जमीन पे गिर जाता, जिसे नित्य के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो वही सलोनी जी और महेश जी के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। सलोनी जी गुस्से से नित्य की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो ये वजह थी इस घर से एक भी कपड़े नहीं ले जाने, आखिर इतने पैसे जो ले जाने वाली थी। तभी शिवानी बीच में आते हुए बोली, मॉम जाने दो नित्य दीदी को, वैसे भी मैं ये पैसे इन्हें ही देने के लिए निकले थे। अब देखा जाए तो ये पैसे इनके ही है, अब इन्हें वो पैसे कैसे ले जाने का था ये सिर्फ वो ही डिसाइड कर सकती है। उसकी बात नित्य के चेहरे पे एविल स्माइल आ गई। उसने एक नज़र उस पैसे को देख कर झुककर उस पैसे को उठाती है और अपने आसपास नज़र घूमती है। तभी उसे गेट के पास खड़ा गार्ड दिखता है। नित्य उस गार्ड की तरफ इशारे से उसको अपने पास भूलती है। वही उसकी एक हरकत वो लड़का कैब के अंदर से देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत ही क्यूरियोसिटी थी।
अब सभी सर्वेंट के साथ साथ सलोनी जी, महेश जी और शिवानी सभी लोग नित्य के नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहे, लेकिन अचानक ही सब आंखें बड़ी हो गई और सब लोग अपने सामने ला नजर देख रहे थे। नित्य ने अपने हाथ में लिए पैसे को सलोनी जी और शिवाजी के सर घूमते हुए उसकी बलाई लेती है। उसके बाद वो उन पैसों को गार्ड को देते हुए बोली, इन पैसों को भिखारियों में बांट देना। उसकी इस एक्शन की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। वो लड़की वहां से सीधा कैब के पास आती है तो वो लड़का इस कैब का डोर ओपन कर देता है। नित्य भी बिना कुछ बोले कार में बैठ जाती है। उसके बैठे ही वो लड़का भी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और रियर व्यू मिरर से बार बार उसको देख रहा था। लड़का अपने मन में बोला, OMG गॉड, मेरी बहन कितनी ब्यूटीफुल है। उसकी वो नीली आंखें बिल्कुल पानी की तरह साफ और पूरे था। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी कोल्डनेस थी, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर और मैनर इन शोर्ट उसकी बहन कुल के साथ साथ अवेसम है। वो अब भी अपनी बहन की खूबसूरती को अप्रिशिएट कर ही रहा था कि तभी उसका साथ जो अभी अभी बेदी परिवार ने जो इसकी बहन के साथ किया, उसको सोचते हुए भी गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि आगे अगर भी इन लोगों ने उसकी प्यारी और क्यूट बहन को परेशान करेगी तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। उसके बाद उसको याद आया कि उसने तो आज ये सब देखा तो उसे इतना बुरा लग रहा है, लेकिन उसको बहन जो कि बचपन से उनके साथ रही है, पता नहीं उसने कैसे ये सब झेला है। अब इस लड़के से और बर्दाश्त नहीं होता है और वो नित्य की तरफ रियर व्यू मिरर से देखते हुए बोला, मिस क्या आप ठीक है? उसकी बात सुन नित्य ने बस हमें सिर हिला दिया। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद नित्य की कार एक पोश एरिया के अंदर एंटर करती है। नित्य अपना सर ऊपर करके देखती है, जहां गेट पे ही एक मिडल आगे कपल के साथ साथ एक उसकी के उम्र की लड़की भी। लड़की को देखते ही नित्य के होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन उसे वो जल्दी ही छुपा लेती है, क्योंकि अपने पहले जन्म में उसके पेरेंट हमेशा उसके साथ थे, लेकिन उसके सामने खड़ी स्नेहा ने उसके साथ जो किया था उसके बाद उसके परिवार वाले उसको घर से निकल देते हैं। हालांकि वो लोग ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन स्नेहा ने ऐसी हालत को पैदा किया था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये भी कह सकते ही उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो एक के बाद एक होते जा रहा था, जिससे उसका माइंड ब्लैक हो गया था, इसलिए उसने खुद ही वो घर छोड़ दिया था। नित्य अपने सोच में घूम थी, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कैब का डोर ओपन किया है। उसने अपनी नज़र घुमा के देख तो वही लड़का था। नित्य उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हिला देती है और उसको थैंक यू बोल देती है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो जैसे ही कार से बाहर निकली कि तभी अचानक से उसके अपनी बॉडी थोड़ी जकड़ी हुई महसूस हुई। उसने अपना सर नीचे करके देखा तो वहां पे उसकी माँ उसके गले रो रही थी। नित्य ने बस अपने हाथ से उनके कंधे को टपटपा दिया था। तभी उसे औरत के कंधे पे उसके साथ खड़ा आदमी हाथ रखते हुए बोला, राधिका तुम रो मत, देखो अब हमारी बच्ची हमारे पास वापस आ गई है। अब हमारी प्रिंसेस सिर्फ हमारे साथ रहेगी। ये मिडल आगे आदमी राधिका जी के पति और नित्य के पापा ऋषभ सिंघानिया थे। तभी वो लड़का आगे आते हुए बोला, आंटी अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तो मिस इस घर में वापस आ गई है ना? हाँ आशीष बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी राधिका जी नित्य की तरफ आते हुए बोली, बेटा इनसे मिलो, ये है हमारे पुराने ड्राइवर सुरेश के बेटे आशीष। आशीष बचपन से इस घर में रहा है, ये तुम्हारे दूसरे नंबर के भाई का सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए ये हमारे परिवार के जैसा है। उनकी बात सुन नित्य आशीष की तरफ देखते हुए बोली, हेलो भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नित्य की बात सुन आशीष बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं था। स्नेहा भले से इस घर की बेटी बनके इतने साल से थी, लेकिन आज उसने उसे सिर्फ एक ड्राइवर बेटा ही समझा है, बल्कि वो हमेशा से उसको घिन भरी नजरों देखती थी। उसने तो कितनी बार अकेले में उसका इंसल्ट भी, लेकिन नित्य अलग थी। उसने ना ही उसकी आंखों में घृणा देख ना ही नफरत, उसके उल्टा उसकी आंखों उसे अपने रिस्पेक्ट और प्यार दिखाई दे रहा था, जिसे उसे बहुत खुशी हो रही। फिनाली आज उसके पास भी एक छोटी बहन को थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन कोई था जिसकी आंखों में गुस्सा और नफरत था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि स्नेहा ही थी, जो कि अपनी गुस्से और नफरत भी नज़र से नित्य को देख रही थी। लेकिन जैसे ही नित्य ने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी ही अपने अंदर के गुस्से और नफरत को छुपा लिया, बल्कि इसकी जगह एक सैड इमोशन लाते उसको देखने लगी। जब सब ने देखा कि नित्य कहीं और देख रही है तो सब ने नित्य के नज़रों का पीछा किया, तो उन्हें समझ आया कि नित्य स्नेहा को देख रही। ये देखते ही राधिका जी जल्दी से आगे आते हुए बोली, नित्य बेटा, ये स्नेहा है। तुम्हारे खो जाने के बाद जब हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन जब तुम हमें नहीं मिली, जिसके कारण तुम्हारे डैड ने एक लड़की को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट कर लिया था, तब से लेकर हमने ने ही स्नेहा को पाला है। और अब तुम वापस आ गई हो, तो क्या हम फिर भी स्नेहा को इस घर में रख सकते हैं क्या? उनकी बात सुन स्नेहा ने अपने हाथों की मुट्ठी को कस लिया, क्योंकि आज तक वो जिस घर में प्रिंसेस की तरह रहते आए हैं, वहाँ वो उसके रहने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है।
स्नेहा से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन अपने गुस्से और नफरत को अपने अंदर दबाते हुए वो नित्य के पास जाते हुए बोली, नित्य दीदी, आज मैं बहुत खुश कि मॉम को उनकी बेटी मिल गई। मॉम ने ऐसा एक दिन भी नहीं बिताया जिस दिन वो बिना आपको याद लिए रही हो। उन्होंने कभी भी आपको ढूंढना बंद नहीं किया था और देखा आज इनकी मेहनत काम कर गई। नित्य ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर भी उसकी आंखों में कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राधिका जी बोली, चलो ये सब छोड़ो। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। उसके बाद वो नित्य को अपने साथ ले गई। उनके पीछे स्नेहा अपने हाथों की मुट्ठी बंद लेती है, क्योंकि नित्य के आने बाद उसको कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था। वो बचपन से अटेंशन सीकर रही है, उसको हर जगह पे अपने लिए अटेंशन और लाइमलाइट में रहना पसंद था। उसके चेहरे के हाव भाव को आशीष बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रहा था, क्योंकि जब राधिका जी ने आशीष का इंट्रो करवाया था तो नित्य ने प्यार से उसे बात की थी। भले ही उसकी वॉइस कोड थी, लेकिन उसमें भी आशीष को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब स्नेहा ने नित्य से बात किया था तब उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे और अभी जो एक्सप्रेशन, उसको देख आशीष समझ गया था स्नेहा नित्य के कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। वो एक दो चेहरे वाली लड़की थी जिसके खाने दांत कुछ और थे और दिखाने के कुछ और। आशीष एक भले ही एक गरीब लड़का था, लेकिन सिंघानिया परिवार ने कभी भी उसको नीची नज़र से नहीं देखा था सिवाय स्नेहा के, इसलिए उसको स्नेहा का असली चेहरा पता था। वहीं दूसरी तरफ राधिका जी और ऋषभ जी दोनों ने नित्य के एक एक हाथ पकड़ के रखा हुआ था और वो लोग नित्य को पूरा घर दिखा रहे थे। वहीं इनके पीछे गुस्से पागल से हो रही स्नेहा भी थी, जिसे इस समय सब लोग इग्नोर कर रहे थे। अब तक वो लोग घूमते हुए थर्ड फ्लोर पे आ हुए। राधिका जी नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा ये फ्लोर तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का है। और राधिका जी अभी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही स्नेहा बोली, मॉम आपको पता है ना, सभी भाइयों ने इस फ्लोर पे गमत ज्यादा किसी को आने के लिए मना किया है ना। फिर आप नित्य की ये कैसे बोल सकती है कि ये उसका फ्लोर है? आप तो जानती है ना, सबसे बड़े वाले भाई को ये नहीं पसंद कि कोई उनके बात के खिलाफ जाए। नित्य का सबसे बड़ा वाला भाई थोड़ा सख्त मिजाज का इंसान है, वो थोड़ा गुस्सैल है और कड़ूस भी। लीन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी दिखता नहीं है। स्नेहा को आज भी वो दिन याद है जब वो अपने सबसे बड़े भाई को उसके बर्थडे वाले दिन उन्हें विश करने के लिए थर्ड फ्लोर पे आ गई थी, जिस कारण उसके सबसे बड़े वाले भाई ने उसको बहुत डांटा था। ऐसा नहीं था उसका बड़े वाले भाई उसको पसंद नहीं करते या उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते, बल्कि उसके ऑर्डर देने भर के देर रहती थी स्नेहा को और उसके बड़े वाले भाई उसको वो सब लाकर देते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी इस फ्लोर पे आने नहीं दिया था। इसलिए स्नेहा अभी राधिका जी ये याद दिला रही थी जिसे वो स्नेहा को यहाँ ले कमरा न दे सके। राधिका जी स्नेहा की बात को सुनती है, उसकी टोन सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे फिक्र हो रही थी। लेकिन नित्य ने महसूस कर लिया था कि स्नेहा ये बताने की कोशिश कर रही कि ये फ्लो उसके बड़े भाइयों का है और यह वो आना सबका मन है सिवाय उसके भाइयों के। नित्य को स्नेहा ने इस बारे में उसके पीछे जन्म बेटे था, लेकिन उसे ये भी पता था इस उसके भाइयों ने उसके इस फ्लो पे एक स्पेशल कमरा रेडी किया है जिसके बारे में स्नेहा को अंदाज नहीं था। स्नेहा अभी अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसके कान में राधिका जी आवाज जो बोल रही थी, स्नेहा बेटा तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सबसे बड़े वाले भाई ने नित्य के लिए अपने हाथों से यहाँ पे एक कमरा रेडी किया है। राधिका जी जितनी आसानी और खुशी से ये बात बोली थी उतना बड़ा झटका स्नेहा को लगा था। वो शौक होते हुए बोली, ये आप क्या बोल रही है माँ, अगर ऐसा कब हुआ था और मुझे पता क्यों नहीं इस बारे में? स्नेहा की बात सुन राधिका जी बोली, ये सच हाँ बेटा है बेटा। उसके बाद वो एक रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रूम दिख रहा है तुम्हें? वो रूम तुम्हारे भाई ने स्पेशल नित्य के लिए रेडी किया है। वो आज से नहीं बचपन से उसने उस रूम का ख्याल रखा है। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन जब तुम्हारे बड़े भाई को बचपन में पता चला कि उसकी एक बहन भी लेकिन किसी ने उसको चुरा लिया है तो उसने तभी इस रूम को बनावा दिया था और अपने हाथ से इस रूम को सजाया है, क्योंकि उससे पूरा भरोसा था कि एक दिन उसकी बहन वापस जरूर आएगी। इसी आस में उसने इस रूम को अपने रूम के बगल में बनवाया है और देखो उसका भरोसा टूटा नहीं और आज उसकी बहन वापस इस घर में आ गई है। उसके बाद नित्य की तरफ देखते हुए बोली, चलो बेटा मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। ये बोल उन्होंने उसका हाथ पकड़ इस रूम की तरफ ले गई। वही स्नेहा के हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी, वो भी उन लोगों के पीछे उस रूम के सामने जाके खड़ी हो गई। जैसे ही राधिका जी ने डोर को ओपन किया तो नित्य के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वही स्नेहा को आंखें गुस्से और जलन से लाल हो गई थी। नित्य के कमरे में एक क्वीन साइज बेड था, बेड के चारों साइड पिलो लगा हुआ था और उन्हें बेबी पिंक और व्हाइट कलर के पर्दे से सजाया गया था। नित्य के कमरे का थीम भी पिंक और व्हाइट का मिक्सअप था। राधिका जी नित्य का हाथ पकड़ उसके एक बड़े से अलमारी के पास लेट हुए बोली,
ये देखो बेटा। नित्य और स्नेहा अंदर की तरफ देखते हैं जहाँ पे बहुत सारी पिंक टेडी रखा हुआ था, जिसे अब तो स्नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बचपन से नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि वो सभी टेडी बहुत ही महंगे ब्रांड के थे। ये सभी टेडी स्नेहा को बहुत पसंद थे बचपन में, लेकिन वो उन्हें कभी खरीद नहीं पाई थी क्योंकि उनके रिलीज होते ही कोई उन्हें पहले ही खरीद लेता था। राधिका जी नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा ये जो टैडी है ना, इससे तुम्हारे भाई हमेशा तुम्हारे बर्थडे वाले दिन खरीदा करते हैं। उसके बाद उन्होंने ने सबसे छोटा वाला टैडी निकलते हुए बोली, ये टैडी उन्होंने ने तब खरीदा जब तुम न्यूबॉर्न बेबी थी और तुम्हें उसे वक्त चोरी कर लिए गया था। उसके बाद फिर एक टैडी निकलते हुए बोली, ये उसने तुम्हारे 1 साल होने पे खरीदा था। ऐसे ही वो बहुत सारी टैडी निकल के दिखाने लगती है। नित्य की आंखों में आंसू था क्योंकि उसे पता था उसका बड़ा भाई उसको कितना प्यार करता था। उसको आज भी अपने पिछले जन्म की वो दिन याद है जब वो रात को सोया करती थी तो उसका बड़ा भाई हमेशा कमरे आता था, उसके सर को अपनी गोद में रख देता था, उसके बाल को सहलने लगता था। उसके बड़े भाई हमेशा ही नित्य को एक बाप की तरह पैम्पर किया करता था, लेकिन वो जाता नहीं था। नित्य अपनी सोच से जल्दी से बाहर आती है। अब तक ऋषभ जीजो को अपनी बेटी और अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे। वो नित्य के सर पे हाथ फेरते हुए बोले, बेटा जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके हमें लंच के बाद तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी बात सुन नित्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया था, जिसे देख राधिका जी और ऋषभ जी कमरे एसडी बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे स्नेहा भी चली गई, लेकिन वो जाने से पहले एक नज़र पीछे पलट के उस पूरे कमरे को गौर से देखती है, फिर अपनी मुट्ठी को कस के कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके मन में इस वक्त नित्य के लिए सिर्फ जलन और नफरत थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि उसका नित्य को वापस से इस घर से निकलना है। उन लोगों के जाते ही नित्य अपना फोन निकाल एक मैसेज टाइप करती है, आज से कुछ साल पहले मुंबई के बाहर वाले नर्सिंग होम में जो चोरी की घटना हुई थी उसके बारे पता करो, मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी एक अंधेरे कमरे बैठा हाथों में वाइन का ग्लास लिए एक तक अपने सामने सामने देखता है, जहां पे इस वक्त कुछ लोग अधमरी हालत में पड़े हुए थे। उनको देख के ऐसा लग रहा जैसे उन्होंने ना जाने कितनी दिन से टॉर्चर कर रहे हैं। वो आदमी अपनी चेयर से खड़ा होते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा था। वो बिना किसी भाव के अपने सामने पड़े इंसान को देखता है, फिर उसके हाथ पे अपने पैर को रखते हुए बोला, धोखा देना और धोखा खाना दोनों ही मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ये बोल वो अपना हाथ आगे करता है तो एक आदमी उसके हाथ में एक कंजर रख देता है। वो आदमी कंजर लेकर सीधा उन आदमियों के गले पे चला देता है, जिसे वो आदमी बिना किसी चीख से अपने सांस को बंद कर लेते हैं। उन सभी आदमियों के खून के छींटे कंजर पकड़ इंसान पे चली जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। आदमी अपने माथे का पसीना साफ करते हुए बोला, बॉस और मिस्टर राठौड़ का फोन आया था, वो आपको आज शाम को राठौड़ परिवार और सिंघानिया परिवार का फैमिली डिनर है जिसके लिए सभी का आप पे रहना जरूरी है। उसकी बात वो लड़का अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, एक बात याद रखना, अगर आज शाम को मैं अगर सिंघानिया पैलेस गया तो कल सुबह मुझे तुम्हारा जॉब किसी और को देना होगा। उसके पीछे चला रहा इंसान सदमे से अपने बॉस को देख रहा था, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि उसके बॉस ने उसको इनडायरेक्टली वार्निंग दे रहा है जॉब से निकलने का। वो अपने में ही इसको कोसने लगा, राक्षस क्रूस हत्याचारी, जब देखो तब मुझ जैसे मासूम इंसान को सत्ता रहता है। कभी कभी तो दिल करता है कि जॉब छोड़ दूं, लेकिन फिर याद आता है कि मेरे बिन मेरे बॉस क्या होगा। इस बेदर्द दुनिया में ही किसी ने उनकी मासूमियत का ज्यादा उठा लिए तो हाँ माना, थोड़े कदूस है, थोड़े जालाद है, लेकिन है तो मासूम ही न। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसके बिना उसके बॉस का काम नहीं होगा और ये जालिम दुनिया उसके बॉस को जीने नहीं देगी। तभी उसके कान में एक कोल्ड वॉइस पड़ी, कोई बात नहीं, तुम आराम से इस जॉब को छोड़ सकते हो, वैसे भी तुम्हारे बाद में शिवम के अपना असिस्टेंट बनाने की सोच रहा हूँ। अपने बॉस का ये बात सुन कि वो उसकी जगह शिवम को दे देंगे, वो जल्दी से अपने मन में बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे बॉस हैंडसम है, उनकी इस हैंडसम को सिर्फ मैं ही ज्यादा करीब से देख सकता हूँ। बेटा मयंक, कुछ सोच नहीं तो तेरी जॉन पे कुंडली मरने के लिए शिवम घाट लगाए बैठा है। वैसे तेरा बॉस कोई ऐसा वैसे इंसान नहीं है, वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम और बैचलर के साथ साथ ऐसा का नंबर 1 बिजनेसमैन मोक्ष राठौड़ है। मोक्ष राठौड़ जेल से सेट बाल, हरी आंखें जो कि हमेशा ही कोल्ड रहता है, थोड़े काले लेकिन परफेक्ट शेप लिप्स, 6'2" की हाइट, गोरा रंग। इनकी पर्सनैलिटी पे लड़कियां फिदा है, ये किसी ग्रीक गोद से कम नहीं है। वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में आते हैं। उन्होंने है फील्ड में अपने बिजनेस को फैला के रखा है। इनका बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही बल्कि और भी देशों में मशहूर है। सिर्फ 25 साल की उम्र में इन्होंने एक नया मौका हासिल किया है। ये अपने क्रूएल बिजनेस एथिक्स के लिए जाने जाते हैं। इनके और भी बहुत से राज है जो कि आगे कहानी के साथ पता चलेगा। उनके पीछे है उनका असिस्टेंट मयंक। मयंक भी दिखने में काम नहीं है, ये मोक्ष के साथ कॉलेज टाइम से है, कॉलेज में उनके दोस्त थे और अब उनके असिस्टेंट है।
इन्हें ब्यूटीफुल और हैंडसम लोग इनकी कमजोरी है। इन्हें लगता है इनके बॉस से ज़्यादा हैंडसम इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वैसे मैं एक बात क्लियर कर दूं, मयंक को हैंडसम को लोग पसंद है, लेकिन वो कोई गै नहीं है। मोक्ष के रहते रहते उसकी ब्यूटी स्टैंडर्ड बढ़ गया है, इसलिए मयंक अपने बॉस के आगे किसी को हैंडसम और चार्मिंग नहीं मानता है। मयंक अभी अपनी सोच में घूम था कि तभी उसके फ़ोन पे मैसेज का नोटिफिकेशन बजा। मयंक जल्दी से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, हमरे आदमी पिछले 1 महीने से उस लड़की का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा जैसे वो कोई भूत है। उसकी बात सुन मोक्ष एक नज़र घूर के मयंक को देखता है, फिर अपने सब को चबाते हुए बोला, शी इज़ योर लेडी बॉस, सो गिव हर रिस्पेक्ट, अदरवाइज। बोलते बोलते चुप हो जाता है। वही उसकी बात सुन मयंक के बढ़ते कदम रुक गए। उसने डरते हुए बोला, लेकिन बॉस, आपकी सगाई ऑलरेडी सिंघनिया परिवार की बेटी के फिक्स किया गया है, और मैंने ये भी सुना है कि उनके परिवार की खोई हुई बेटी वापस आ चुकी है। उनकी बात सुन मोक्ष घूर के मयंक को देखता है, फिर अपने कदम आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला, नेक्स्ट वीक की मेरी सभी मीटिंग और अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दो। उस दिन हम लोग इंडिया जा रहे हैं। एक बात और, मुझे तुम्हारी लड़ी बॉस का सभी इन्फॉर्मेशन इंडिया जाने से पहले मिल जाना चाहिए, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें अफ्रीका के प्रोजेक्ट पे भेज दूंगा। उसकी बात मयंक जल्दी से अपना फ़ोन निकल किसी को मैसेज करता है। उसके बाद मोक्ष के जाते हुए पीठ को घूरने लगता है। दूसरी तरफ नित्य अपने क्लोजेट से रेडी होकर बाहर आती है और अपना फ़ोन लेकर सीधा नीचे चली जाती है। वो नीचे आके देखती है तो उसे उसकी फैमिली सामने सोफे पे बैठे हुए दिखाई देती है। वो लोग आशीष के साथ कुछ बात कर रहे। स्नेहा अभी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, शायद वो कहीं गई थी। इस वक्त हाल में सिर्फ उसके मॉम, डैड और आशीष बैठे हुए थे। नित्य उनकी तरफ जाती है तो वो लोग भी अपनी जगह से खड़े जाते हैं। राधिका जी नित्य के पास आते हुए बोली, बेटा चलो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। वैसे तो मुझे पता नहीं कि तुम्हें क्या पसंद है, लेकिन धीरे धीरे मुझे तुम्हारी पसंद एक नापसंद के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद नित्य के एक साइड राधिका जी है, दूसरी साइड ऋषभ जी बैठ जाते हैं। ऋषभ जी अपने हाथ से नित्य के लिए खाना परोस रहे थे, तो वही राधिका जी अपने हाथों से नित्य को खाना खिला रही थी। आज उन लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। वही आशीष इस मोमेंट को अपने फ़ोन कैप्चर कर रहा था और उसने वो सारी फोटो अपने भाइयों के ग्रुप में डाल दिया था, जहां पे नित्य के सभी भाई थे सिवाय उसके बड़े भाई के। थोड़े टाइम में सब लोग लंच करने के बाद लिविंग रूम में बैठे हुए थे। राधिका जी और ऋषभ जी नित्य के अगल बगल में बैठे हुए थे। राधिका जी नित्य का एक हाथ पकड़े हुए बोली, नित्य बेटा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। उनकी बात सुन नित्य ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। राधिका जी अपनी बात को आगे करते हुए बोली, बेटा, जैसा कि तुम्हें हमने बताया था कि जब तुम चोरी हो गई थी तब मेरी हालत कुछ सही नहीं थी, जिस कारण तुम्हारे डैड ने और मैंने स्नेहा को अडॉप्ट कर लिया था। तब से स्नेहा हमारे साथ इस घर में रह रही है। हमने उसे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक एडॉप्टेड बेटी है इस घर की। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम स्नेहा को इस घर में रहने दे? उनकी बात सुन नित्य बोली, मॉम डैड, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोल वो बाहर की तरफ जाते हुए बोली, आप लोग बातें करिए, मैं मेरी एक फ्रेंड मिलने जाती हूँ। उसकी बात सुन राधिका जी हाँ में सर हिला देती, लेकिन फिर उसको रोकते हुए बोली, बेटा, आज शाम को राठौर परिवार आने वाले हैं, तो मैं क्या तुम जल्दी घर आ सकती हो? उनकी बात नित्य अपना सर हाँ में हिला देती है। उसके बाद वो घर से बाहर निकल जाती है और सीधा गरज में चली जाती है। तभी पीछे आवाज आई, लिटिल सीस। ये आवाज सुनते ही नित्य पीछे पलट जाती है और इस जगह देखती है जहां से आवाज आई थी। ये आवाज देने वाला कोई और नहीं बल्कि आशीष था। आशीष नित्य के पास आते हुए बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपको लिटिल सीस बुला सकता हूँ? उसकी बात सुन नित्य उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाई, मैं आपको भाई सिर्फ बोला नहीं, माना भी है, तो इस हिसाब से आपका भी मेरे ऊपर उतना ही हक कितना कि मेरे सभी भाइयों का। उसकी बात आशीष खुश हो जाता है। उसके चेहरे पे बहुत खुशी नजर आ रही थी। नित्य उसकी तरफ बस देखती रहती है, क्योंकि उसके पिछले जन्म में इस इंसान ने उसको हर बार ये बताया था कि स्नेहा उसके खिलाफ चलती है, वो उसके साथ बहन होने का दिखावा करती है, लेकिन उसने उसी एक बात नहीं सुनी थी। लेकिन स्नेहा को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उसके रास्ते का कांटा बन रहा था। इसलिए स्नेहा ने आशीष के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था और उसका साथ उसके दोस्तों ने दिया था। उन लोगों ने बैंक के फेक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड भी दिखा था, जिसे सभी लोग को उस पर यकीन हो गया था, शिवाय उसके बड़े भाई के। उसने आशीष पे भरोसा किया था, लेकिन आशीष अब इस घर में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसको ये कभी बर्दाश्त नहीं होता जहां वो बचपन से पला बड़ा हुआ, वहीं पे अब सब लोग उसको एक ऐसे नज़र से देखने जिसे वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
नित्य ने अपने मन में सोच लिया था कि इस बार वो अपने आसपास वालों की रक्षा करेगी। आशीष की बात से स्नेहा अपने होश में आती और उसकी तरफ देखते हुए बोल रहा था, लिटिल सीस, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड का पास छोड़ दूं? उसकी बात सुन नित्य अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं चली जाऊंगी। आपको अभी जाके थोड़ा अरमान करना चाहिए। आपके आंखों के नीचे के डार्क सर्कल को देखकर ऐसा लग रहा जैसा आप कल रात अच्छे से सोए नहीं हो। उसकी बात सुन आशीष को अवॉर्ड फील होने लगा। वो अपने मन में सोचा, क्या सच में मेरे डार्क सर्कल नजर आ रहे हैं? उसके बाद वो जल्दी से पीछे पलट के अपने फोन के कैमरे में अपना चेहरा देखा है, जहां वो सच में इसके गोरे रंग, वो इसके आंखों के नीचे का डार्क सर्कल क्लियर दिख रही था। आशीष अब नित्य की तरफ देखते हुए बोला, लिटिल सी, शायद तुम सही कह रही हो, मैं अभी जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी शाम को राठौर परिवार आने वाला है, अब मुझे तो अच्छा दिखना होगा ना। इतना बोल वो जल्दी से अंदर चला जाता है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बहन के सामने हिंदसुमेनेस कम हो गई है। उसके अंदर जाते ही नित्य भी वहां से एक कार लेकर निकल जाती है। उसने जिस कार को चुना वो सिंघानिया परिवार के हिसाब बहुत ही सस्ता था, लेकिन नॉर्मल के लाइट महंगा था, जो कि इजीली किसी की भी नजरों को उसके ऊपर ला सकता है। थोड़े टाइम में नित्या की कार एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। नित्य अपने सर पे कैप और चेहरे पे मास्क लगा के कार से बाहर निकलती है और पार्किंग के लिफ्ट से होते हुए सीधा हॉस्पिटल के वीविप के फ्लोर पे चली जाती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता नित्य लाइफ से बाहर निकलते उसके सामने दो डॉक्टर सिर झुकाए खड़े थे। तभी वहां पे एक लड़की आते हुए बोली, नित्य अच्छा हुआ तुम आ गई, देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। उसकी बात सुन नित्य बिना किसी पे ध्यान दिए सीधा उस लड़के के वार्ड में चली जाती है और सबसे पहले उसके कलाई को पकड़ लेती है। उसकी आंखें भाव खतरनाक हो जाते हैं। वो अपने सामने खड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे 5 मिनट के अंदर वो सब लोग चाहिए जो कुछ देर पहले इस वार्ड में आए और गए। इसके बाद वो जल्दी से वही के ड्रावर से एक नीडल पैड निकल देती है। उसको जल्दी से उसके लड़के का एक्यूपेंचर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। सभी लोग उसके हाथ में वो नीडल का केस देख हैरान थे। वहां मौजूद दोनों डॉक्टर हैरान हो गए थे। उन्हें पता था उनके सामने खड़ी लड़की इतनी कम उम्र में बहुत अच्छी डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये लड़की एक्यूपंक्चर के बारे में भी नॉलेज रखती होगी। तभी एक डॉक्टर आगे आते हुए, मिस सिंह, क्या आपको एक्यूपंक्चर के बारे में नॉलेज? आपको तो पता होगा ना, मॉडर्न मेडिकल में एक्यूपंक्चर का कोई भी सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं है। उसकी बात सुन नित्य ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किया। उसने जल्दी से उसके लड़के की कलाई पकड़ ली और उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट पे वो नीडल लगाने लगी। लगभग 5 मिनट बाद उस लड़के की सांसें काबू में आने लगी। उसके बगल में रखा वेंटिलेटर की आवाज़ जो अब तक बढ़ रही थी वो भी काम हो गई। उसके लड़के मुंह से हल्का सा खून बाहर आता है। वहीं मौजूद दोनों डॉक्टर हैरानी से कभी वेंटिलेटर को देखता तो कभी नित्य को, क्योंकि नित्य के एक्यूपंक्चर से उस लड़के की कंडीशन में फिर से सुधार आने लगता है। वो लड़की वार्ड के बाहर से अपने आंखों में आंसू लिए बस बेड पे लेट अपने भाई को देख रही थी। इस वक्त उसके नित्य में अपना बागवान नजर आ रहा था। उस लड़के की ट्रीटमेंट के बाद नित्य वार्ड से बाहर आती तभी वो लड़की नित्य के पास आते हुए बोली, नित्य मेरा भाई कैसा है? उसका सवाल सुन नित्या बिस को तरफ देखते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, अभी वो ठीक है। लगता है उसके लिए जो खाना आया था उसमें किसी ने मिर्ची ज़्यादा डाल दिया था, जो कि उसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। उसकी बात सुन वो लड़की अपना सर हाँ में हिला देती है। नित्य उसके चेहरे पे अभी भी परेशानी देख सकती थी, इसलिए उसने उसको कंफर्ट करते हुए बोली, पायल तुम चिंता मत करो, आज जो उसकी सर्जरी होने वाली हम उसे कुछ दिन के पोस्टपोन करना होगा, क्योंकि आज के उसकी हालत के बाद उसको थोड़ा रिकवर करना होगा। उसकी बात सुन पायल बोली, पता नहीं नित्य मेरा भाई कब ठीक होगा, कब मैं उसकी पहले की खुश देख पाऊंगी। माँ बाबा के बाद एक वो ही तो इस दुनिया में मेरा है। ये लड़की है पायल मेहरा। मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी की प्रिंसेस। कुछ महीने पहले ही इनके मॉम डैड का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। नित्य और पायल दोनों बचपन की स्कूल फ्रेंड के साथ साथ बेस्ट फ्रेंड भी। पायल बचपन से बहुत ही चुलबुली और नटखट रही है। इन्हें का एक फंडा, बिना गलती की मैं किसी के बाप की नहीं सुनती। इन्हें अपनी लाइफ खुले जीना पसंद, लेकिन अपने मॉम डैड को खोने के इनके पास इनका भाई बचा था। लेकिन एक हफ्ते पहले उसका भी किसी के गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे उसे बहुत बुरी तरह से इंजरी होती है, जो कि इसके सर पे लगी होती है।
जिसका सर्जरी करना बहुत जरूरी हो गया था। पायल और नित्य हॉस्पिटल से निकलकर एक कॉफी शॉप में चले जाते जहां पे वो लोग कुछ देर बातें करते हैं और वहां से निकलने को ही होते कि तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है। पायल पायल अपना नाम सुनते ही पीछे पलट के देखती है जहां पे 3 लड़कियां खड़ी होती है। वही उन लड़की के बीच में एक लड़की जिसके घुंघराले बाल थे, वाइट क्रॉप टॉप के नीचे ब्लू डेनियम जीन्स पहने खड़ी थी, उसके चेहरे पे एटीट्यूड झलक रही थी। वो लड़की चलते हुए सीधा ही नित्य और पायल के सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ में इस वक्त एक कॉफी का कप था। वो लड़की पायल की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ पे क्या रही हो? क्या तुम्हें पता भी यहाँ पे एक गिलास पानी का खर्चा तुम्हारी औकात से बाहर है? जहाँ तक मुझे पता है अब तुम तो मेहरा ग्रुप की कोई प्रिंसेस तो हो नहीं। तुम्हारा माँ और बाप के मरने के बाद अब तुम्हारी औकात किसी भिखारी से कम नहीं है। अब मेहरा ग्रुप की प्रिंसेस में हूँ मिसिका मेहरा। अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गया, तुम्हारे बुरे दिन। देखो तो सिर्फ 1 महीने में तुम्हारी क्या हालत हो गई कि अब तुम यहाँ पे वेट्रेस की जॉब कर रही हो। वो लड़की ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि उसने वो सब पायल के कपड़े को देख के कहा था। पहले भी पायल इस टाइप के कपड़े ही ज्यादा पहनती थी, लेकिन हर बार उसके कपड़ों पे उस ब्रांड का लोगो होता था। लेकिन इस वक्त पायल ने सिंपल सा जीन्स और टॉप पहना था, उसके गले में एक स्कार्फ पहना हुआ था। वो कपड़ा देखने में बहुत ही सिंपल था, लेकिन सिर्फ नित्य और पायल ही जानते थे उस कपड़े की कीमत क्या है। पायल उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, समीरा क्या तुम ये कहना चाहती हो कि किसी और की मेहनत को चुरा के तुम और तुम्हारी फैमिली मजे कर सकती है? शायद तुम भूल गई हो जिस कंपनी के दम पे तुम और तुम्हारी फैमिली इतना उड़ रही है वो मेरे पापा की है, जिसे तुम लोगों ने धोखे से कब्जा कर लिए है। और वैसे भी जिस हिसाब से वो कंपनी पिछले के महीने से चल रही है न, इस हिसाब तुम्हारे डैड इस कंपनी को बैंकरप्ट होने में समय नहीं लगने वाला है। समीरा को पायल की बात सुन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ बोलती उससे पहले ही पायल नित्य का हाथ पकड़ कैफे से बाहर निकलते हुए बोली, नित्य आज मुझे लगा है घर पे रहना पड़ेगा। किसी काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया है, जिसे मेरा पूरा मूड के साथ साथ दिन भी खराब हो गया है। उसकी बात सुन समीरा का गुस्सा ज्वालामुखी बन के फूट पड़ा। वो जल्दी से आगे जाते हुए एक बार फिर से पायल का रास्ता रोक लेती है और उसको थप्पड़ मरने के हाथ उठाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काली बिल्ली कहने? लेकिन आगे उसके गले से शब्द अटक गया क्योंकि इसका थप्पड़ पायल को लगता उससे पहले ही पायल ने उसका हाथ पकड़ लिए और उसकी कमर से पकड़ के लगते हुए बोली, डोंट यू डरे मिस समीरा मेहरा, वरना आज तो सिर्फ हाथ मोड़ा है, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई भी गलती की तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगी। उसके बाद वो एक झटके के साथ उसने समीरा को धक्का मार देती है, जिससे समीरा मुंह के बल गिर जाती और पायल बिना उस पर ध्यान एक बार फिर से नित्य का हाथ पकड़ लेती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। नित्य को घर आते आते ऑलरेडी शाम के 4 बज गए थे। नित्य जब अपने घर में कदम रखती है तो देखती है सभी नौकर इधर उधर कर रहे हैं। वही उसी मॉम सबकी ऑर्डर देती थी। बिना ये वाइट फ्लावर्स को इस वाले वास में अच्छे से लगा दो, गीता को वाइट रोज बहुत ही पसंद है। तभी उन्हें अपने पीछे से आवाज आती, डियर तुम तो उनके आने की तैयारी ऐसे कर रही हो जैसे कि वो तुम्हारे मैके वाले हो। उनकी बात सुन राधिका जी अपनी आंखों को छोटा करके उन्हें घूरते हुए बोली, क्या बोला आपने? उनकी घूरती निगाहों को देख ऋषभ जी अपने दांत दिखाते हुए बोले, मेरी वाइफ कितनी प्यारी और स्वीट है, जिसे सबकी पसंद के बारे में पता होता है। वो सबकी कितनी चिंता करती है। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी स्वीट और ब्यूटीफुल वाइफ मिली है। वही दरवाजे पे खड़ी होके नित्य ये सब देख रही थी। उसकी आंखें को कि हमेशा ही कोल्ड रहता है, आज उन्हें देखते हुए उसकी आंखों में नरमी थी। उसको पता था उसके पापा उसकी माँ से कितना प्यार करते हैं। नित्य अपने मन में बोली, थैंक यू गॉड मुझे एक और मौका देने के लिए, इनके साथ समय बिताने के लिए और इन्हें मेरे पेरेंट्स बना के लिए। उसके पिछले जन्म में नित्य जिस दिन अपने घर आई थी उस दिन से नित्य ने स्नेहा को कभी भी एक एडॉप्टेड बहन नहीं बल्कि अपनी सगी बहन माना था। उसकी स्नेहा उसकी सगी बहन जैसी थी। उसने इस रिश्ते को दिल से निभाया था, लेकिन स्नेहा ने हमेशा से ही उसको इनसिक्योरिटी नजरों से देखा था, जिस कारण जब भी घर पे कोई मेहमान उससे मिलने आने वाले होते तो कोई ना कोई बहाना बना के नित्य को घर से बाहर बुला लेती और खुद घर पे होती थी, जिससे घर आए मेहमान की नज़रों में नित्य का इमेज बहुत खराब हो गया था। तो वही स्नेहा हमेशा इस बात का ज्यादा उठा कि उसके मॉम और डैड के सामने उसके लिए गलत बात बोलती थी। हल्की वो लोग उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें उसकी बात को सुन बुरा लगता था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसको इस बात के बारे में पता नहीं चलने दिया था, जिस कारण उसको कभी स्नेहा के चालों के बारे में पता नहीं चला था। इसलिए नित्य ने ये सोच लिया था कि इस जन्म में वो स्नेहा के किसी भी तरीके के जाल और बात में नहीं आएगी और साथ उसको उसके किए स्वाद भी चकाएगी।
वो अभी अपनी सोच में घूम थी कि तभी उसको ऋषभ जी और राधिका जी की आवाज आई, जो नित्य को अपने पास बुला रही थी। उनकी आवाज सुन नित्य ने अपने एक्सप्रेशन पे काबू करते हुए राधिका जी के पास गई तो राधिका जी उसका हाथ पकड़ अपने बगल बैठा देती है और एक सर्वेंट को अपने पास बुलाती। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम्हारा फेवरेट स्नैक कौन सा है? उनका सवाल सुन नित्य ने एक वार्म स्माइल के साथ बोली, जो भी मुझे चलेगा, मैं ज्यादा पिकी नहीं हूँ। नित्य की बात सुन राधिका जी ने जल्दी से सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोली, जाओ और जल्दी से हमारी प्यारी बेटी के लिए इवनिंग स्नैक लेकर आओ। उनकी का ऑर्डर सुन वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। उसके जाते ही राधिका जी नित्य का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा आज का दिन तुम्हारा कैसा था? उनका सवाल सुन नित्य बोली, बहुत अच्छा था। तभी ऋषभ जी ने नित्य से बात की आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा इस साल तुमने अपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया तो क्या तुमने सोचा है कि तुम अब कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हो? और वैसे भी कुछ दिन में मुंबई के बेस्ट यूनिवर्सिटी एस्ट ज़ेवियर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, क्या तुम ये एग्जाम देना चाहती हो? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा एडमिशन ऐसे भी करवा सकते हैं, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देने कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा एग्जाम की तैयारी करो। उनकी बात सुन नित्य कॉम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुकी थी। अभी वो लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी नित्य को चाशनी से भी मीठी आवाज़ सुनी दी, जिसे सुन नित्य को लगा कि अभी उसे डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। वो अपना सर घुमा के उस तरफ देखती है जहाँ पे इस वक्त स्नेहा हाथों में एक बॉक्स लेकर खड़ी थी। राधिका जी और ऋषभ जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोले, स्नेहा आओ बैठो हमारे साथ। स्नेहा एक नज़र राधिका जी और ऋषभ जी के बीच में बैठी नित्य को देखती है। उसकी आंखों में नित्य अपने लिए घृणा साफ दिख सकती थी, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, मॉम डैड मैं अभी बाहर से आई हूँ, मेरे ख्याल से मुझे पहले शॉवले लेना चाहिए। नित्य की बात सुन राधिका जी बोली, ठीक है बेटा जाओ, जाकर शॉवर ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं। वही नित्य को जाते देख स्नेहा जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, बहन मैं जब मुझे पता चला कि तुम इस घर में वापस आने वाली हो तो मैं उस वक्त तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट अरेंज नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं अभी आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। इतना बोलकर को अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट बॉक्स को नित्य के आगे कर देती है और बोली, मैं चाहती हूँ कि अभी जब राठौर परिवार हमारे यहाँ पे डिनर के लिए आए तो आप इस कपड़े को पहन कर आए। ये सब बोलते वक्त उसकी आंखों में चमक और होठों पे स्माइल थी, जो कि नित्य की सिंपल तो बिल्कुल नहीं थी। नित्य ने उसके हाथ गिफ्ट बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेती है, फिर लिफ्ट की तरफ जाने लगती है, लेकिन एक बार स्नेहा उसको रोक लेती है और फिर नित्य की तरफ देखते हुए बोली, बहन क्या तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकती हो? उसकी बात सुन और उसके एक्शन देख नित्य अब इरिटेट हो रही थी, लेकिन फिर भी खुद पे काबू रखते हुए अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। वही स्नेहा अब राधिका जी और ऋषभ जी के पास आते हुए बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में राधिका जी वहां से उठे हुए बोली, स्नेहा तुम अपने डैड से बातें करो, मुझे थोड़ा तैयारी करनी है। उनकी बात सुन स्नेहा ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, मॉम आप जाए, मुझे पता है आज आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। उसकी बात सुन राधिका जी उसके सर पे हाथ फेरते हुए चली जाती है। उसके बाद स्नेहा अपने डैड से बात करने लगती है। ऊपर कमरे में नित्य स्नेहा के गिफ्ट को देख रही थी, जो कि उसने कमरे में आते ही खोला था, जिसे उसकी आंखें चमक उठी थी। शायद उसको स्नेहा का प्लान समझ आ गया था। उस बॉक्स में एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस थी, जिसे स्नेहा ने अपने वार्डरोब से निकल के दिया होता है। अपने पिछले जन्म भी स्नेहा उसको लिए कपड़े उसको गिफ्ट करती थी, लेकिन उसके कभी पता नहीं चला था कि वो स्नेहा के कपड़े हैं, जिसे स्नेहा उसका मजाक बना सके अपने दोस्तों की नज़र में। किसी को नहीं पता था कि स्नेहा नित्य को अपने छोड़ हुए कपड़े देती है, सिवाय उसके दोस्तों के। नित्य स्नेहा की खुशी के लिए उसके दिया हुए कपड़े पहन लिया करती थी गिफ्ट समझ के। ये सब सोचते हुए नित्य की आंखों में अंगारे बरसने लगे थे। नित्य उस ड्रेस को उठा के बिना किसी भाव के डस्टबिन में डाल देती है और फिर शॉवर लेने चली जाती है। थोड़े टाइम में नित्य पूरी तरह रेडी हो जाती है, फिर अपना लैपटॉप लेकर उस पर कुछ काम करने लगती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। बॉस आपको को आज रात को पेरिस के लिए निकलना होगा। उसकी बात सुन नित्य बस हाँ में जवाब देती है। उसके बाद दूसरी तरफ वाला लड़का बोला, बॉस जिसने आज आप पे हमला किया था मैंने उन्हें पकड़ लिया है, आप कब तक आने वाली है? उसकी बात सुन नित्य ने बस एक टूक में जवाब दिया, इंट्रोगेट कह के फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ वाला इंसान अपने फ़ोन को घूरते हुए बोला, पता नहीं मेरी बॉस कब पूरा बात बोलना शुरू करेगी, जब देखो तब या हाँ में जवाब देती या फिर सिर्फ शब्द। उसकी बात सुन पीछे से लड़का बोला, अरे राज क्यों इतना थक रहे हो? वैसे भी हमारी बॉस कितनी अच्छी है, तुम्हें पता उन्होंने कल ही हम सैलरी दी है, उसके हम लोग इस बार एक्स्ट्रा बोनस भी मिला है।
उसकी बात सुन राज ने खुश होते हुए बोला, सच में वीर, मुझे पता है हमारी बॉस कितनी अच्छी है और काइंड हार्टेड भी है। मैं तो बोलता हूँ ऐसी बॉस सबको मिले। उसके बाद वो अपने फ़ोन से अपने बैंक बैलेंस को चेक करता है, जिसमें इस वक्त 1000 रुपये ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा था और नीचे मैसेज आया था, डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस, डिपॉजिट सम अमाउंट इन योर अकाउंट। अपने फ़ोन का बैलेंस देखने के बाद वो जल्दी से वीर की तरफ देखते हुए बोला, वीर के बच्चे तू झूठ क्यों बोल रहा है, मेरे अकाउंट में कोई अमाउंट आया ही नहीं है। उसकी बात सुन वीर उसके फ़ोन की तरफ देखता है, जिसे देख उसकी हंसी छूट जाती है। फिर राज की तरफ देखते हुए बोला, बॉस ने कल ही सैलरी से दिया है। उसकी बात सुन राज जल्दी से नित्य को कॉल लगता है, लेकिन वो अभी नित्य से कुछ बोलता उससे पहले ही एक नित्य की आवाज़ आई, इट्स योर पनिशमेंट। इसी के साथ फ़ोन से बीप बीप को आवाज़ आने लगी, जिसका मतलब था फ़ोन काट चुका है। यहाँ राज ऐसे खड़ा था जैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया है। वो वही ज़मीन पे बैठ के रोने लगता है, ए बॉस बहुत बुरी है, उन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी। वो इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती है, क्या उन्हें में चिंता नहीं है। फिर वीर की तरफ देखता है और उसके पैर को पकड़ते हुए बोला, वीर मेरे भाई, मेरे जान, मेरी शान, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं तुझे बाद में वापस कर दूंगा पक्का। प्लीज़ भाई मदद कर दे, देख मेरे बैंक में खाने के भी पैसे नहीं है। उसकी बात सुन वीर बोला, राज छोड़ो मेरे पैर को, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। नहीं नहीं, जब तक मुझे कुछ पैसे नहीं दे देते तब तक मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो अपने दोनों हाथों से उसके पैर को पकड़ लेता है। ये देख फाइनली वीर उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसे देख राज जल्दी से उसके पैर को बिना ध्यान दिए छोड़ देता है, जिसे वीर जो आगे जाने के राज से अपने पैर छुड़वा रहा था वो मुंह के बल फर्श पे गिर जाता है। तभी एक आदमी इन दोनों के पास आते हुए बोला, बॉस जिन लोगों ने मैडम के ऊपर हमला किया वो लोग होश में आ गए हैं। उनका बात सुन राज और वीर जो अब तक बच्चों जैसे हरकत कर रहे था वो लोग का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है और वो लोग सीधा वहां से एक बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं वहां पे कुछ लोगों को बांध के रखा होते हैं, उनके चेहरे पे बहुत से चोट के निशान बने हुए थे। उन लोगों को होश में आते देख राजवीर दोनों पास में रखे चेयर पे बैठ जाते हैं। उनके हाथ में इस वक्त एक चाकू होता है और वो दोनों उसको अपने हाथ में लिए घुमा रहे थे। वैसे राज और वीर दोनों ही जुड़वा भाई है, दोनों की शकल छोड़ के बाकी सारी हरकतें एक जैसी है। इस वक्त दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही खतरनाक थे। राज उन आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, चुपचाप जितना सवाल हम पूछे रहे उसका जवाब दो, नहीं तो अभी जितना टॉर्चर किया है उसे भी ज्यादा कर सकते हैं। उनका बात सुन वो आदमी डर जाता है। तभी उसके कान में वीर की आवाज आती है, किसने तुम्हें बॉस को मरने का ऑर्डर दिया था। उनका सवाल सुन वो आदमी डरते हुए अपने सामने बैठे 2 लोगों को देखता है जो कि दिखने में हैंडसम लग रहा थे, लेकिन उनके एक्सप्रेशन उन्हें डरा रहे थे। उन लोकल गुंडों के ग्रुप के लीडर का राज और वीर को एक एक नज देखता है। फिर वो रोते हुए बोला, सर प्लीज अपन को माफ कर दो, अपन लोगों ने सीधे साधे शरीफ चोर है, अपन लोग हमेशा ही चोरी करता है उसके बाद चोरी का माला बेच देता है। आज अपनों लोगों के पास एक इंसान आया और उसने हमें पैसे दिए, फिर एक लड़की का फोटो देते हुए बोला, इस लड़की के हाथ पैर तोड़ दो। अपन लोग ने पहले माना कर दिया था, लेकिन तभी अपन को अपन की बीवी का फोन आया था। तब अपन को पता चला कि अपन के बेटा का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने इलाज के लिए 50,000 रुपये मांगे हैं, जिस कारण अपन लोगों ने ये काम लिया था। आप तो जनता है न सर, मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है। वही अपन के साथ भी हुआ, अपन मजबूर हो गया था और इस काम के लिए मान गया था। प्लीज सर अपन लोगों को जाने दो, मेरा बेटा अभी भी हॉस्पिटल में है। उसकी बात सुन राजवीर उसकी तरफ देखते हैं, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन पहले ये बातों कि जिसने तुम्हें ये काम दिया था वो कौन है। वीर की बात सुन वो लीडर बोला, सर अपन बस इतना बता सकता है, वो कोई औरत थी, उसने महंगे गहने पहने हुए थे लेकिन उसने अपने चेहरे को छुपा के रखा था। उसने अपन को काम होने के बाद पैसे देने का वादा किया था, लेकिन अब मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, अब अपन कैसे अपने बच्चे को बचाएगा। उसके साथ वो फिर से रोने लगता है। उसकी ये बात सुन राज उसके बगल में खड़े बॉडीगार्ड को देखता है तो वो अपना सर हाँ में हिला देता है, जैसे बता रहा हो कि ये जो बोल रहा है वो सच है। उसका इशारा देख राज ने गार्ड को उन्हें खोलने का ऑर्डर दे देता है, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने को बोल देता है और साथ ही ये भी इंस्ट्रक्शन देता है कि वो लोग उसके बच्चे का ट्रीटमेंट भी करवा दे। वही वो आदमी राज की बात सुन अपने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़ बोला, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने का, अपन आपका आभारी रहेगा। ये बोल वो बॉडीगार्ड के साथ निकलने लगता है। तभी वीर अपने फोन पे आए हुए नोटिफिकेशन को देखता है, जिसे देख वो उन आदमियों को रोकते हुए बोला, रुको। उसका आवाज ठंडा था, जिसे सुन वो आदमी एक पल के लिए डर जाते हैं। वो लोग पलट के वीर की तरफ देखते हैं तो वीर उनकी तरफ पलते हुए बोला,
क्या हो अगर हम तुम्हें काम दे, क्या तुम लोग ये चोरी चिकारी का काम छोड़ दोगे? उनका सवाल सुन उन लोगों में से एक आदमी बोला, जी सर, अपन ये काम छोड़ देंगे, क्योंकि चोरी चक्करी काम किसी का शौक नहीं होता है, लेकिन जब मजबूरी बढ़ जाए और सब्र खत्म हो जाए तो ऐसे गलत काम करने पड़ते हैं। वैसे अपन लोगों ने भी बचपन में सपना देखा था कि एक मेहनत करेगा और अपना नाम बनेगा, अपन अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ देगा। लेकिन ये समाज है न किसी को आगे बढ़ते देख नहीं सकती है। अपन लोग जिस स्कूल में जाते थे वहाँ पे दूसरे बच्चों के माँ बाप ये हंगामा करते थे कि अगर अपन लोग उनके बच्चे के साथ पढ़ेगा तो वो लोग भी हमारी तरह गंदे हो जाएंगे, इसलिए अपन लोग ने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन अगर आप हमें काम दोगे कि तो हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। उनकी बात को सुन वीर और राज की आंखों के सामने एक फ्लैश आकार गुजर जाता है, लेकिन जल्दी ही वो लोग अपने आप पे काबू रखते हैं। वीर उन आदमियों की तरफ देखते हुए एक कार्ड बढ़ा देता है और बोला, ये कार्ड लो, इसमें दिए गए पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा और हमारी कंपनी आपके बच्चे की पढ़ाई के खर्चे भी उठाएगी। उनका बात सुन वो सभी आदमी अपना हाथ जोड़ लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नित्य अपने काम में डूबी हुई थी कि तभी उसके गेट पे नॉक होता है, जिसे सुन नित्य अपनी कोल्ड वॉइस में अंदर आने को बोलती है। एक मैड अंदर आते हुए बोली, मिस नित्य, नीचे सब लोग आपको भुला रहे, राठौर फैमिली आ चुकी है। उनकी बात सुन नित्य अपना सर हाँ में हिला देती है, फिर अपना लैपटॉप बंद कर वो भी उसे मेड के साथ कमरे से बाहर निकल गई। नित्य जैसे ही नीचे तो देखती है उसके सामने वाले सोफे उसके पेरेंट बैठ थे, वही उनके बदल वाले सिंगल सोफे पे स्नेहा अपने होठ पे एक स्माइल लिए बैठी है। वही उसके पेरेंट्स के सोफे के सामने वाले सोफे पे 3 लोग बैठे हुए थे, जिनकी पीठ नित्य की तरफ थी। अरे नहीं, तुम कितनी ब्यूटीफुल, और तुम्हारी ये ब्लू आइज तो मुझे हिप्नोटाइज कर रही है। इस आवाज को सुनते सब लोग गेट की तरफ देखते हैं, जहां से इस वक्त एक क्यूट सी उसके उम्र को ही एक लड़की खड़ी है, जो कि नित्य को एक लगातार देख रही थी। नित्य अपने सामने वाली लड़की को देख हैरान थी, क्योंकि अपने सामने वाली लड़की से वो पिछले जन्म मिल चुकी थी। उस लड़की ने बहुत बार नित्य को फ्रेंड बनने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो उससे इस जन्म में मिल पाएगी, वो भी अपने घर में। उसके सामने खड़ी लड़की का नाम नैना राठौर है, राठौर परिवार की प्रिंसेस थी। नित्य ने अपने पिछले जन्म में उसको कुछ गुंडों से बचाया था, जिसके बाद नित्य और नैना बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, जो कि नैना ने उसको रिक्वेस्ट कर परेशान किया था, तब जाके नित्य ने इस फ्रेंडशिप के हाथ बढ़ाया था। क्योंकि नित्य ने नैना का उसे दोस्ती करने का एफर्ट्स को देखा था, जिस वजह से नित्य की उसको फिर से ना करने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे भी है, सबको पता है इस दुनिया में सभी रिश्ते हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं, फिर चाहे वो भाई का, माँ का हो, पापा का हो, लेकिन सिर्फ एक फ्रेंड का रिश्ता ऐसा होता है जो हम इस दुनिया में खुद बनाते हैं। अगर सही हुआ तो जिंदगी को आबाद कर देती है और गलत हुआ तो बर्बाद कर देती है। इसलिए तरह नैना हमेशा ही उसके स्नेहा के गलत इरादे के बारे में बताया करती थी, लेकिन उसने कभी भी उस पर भरोसा नहीं लिया था। वही जब सब ने नैना की ऐसी हैरान भरी आवाज सुनी तो सब लोग नैना और नित्य की तरफ देखने लगे। तभी राधिका जी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, अरे नैना बेटा, ये मेरी बेटी है, आज ही आई है, इसका नाम नित्य है। वही जब नैना को मालूम पड़ा कि उसके सामने खड़ी लड़की सिंघानिया परिवार की बेटी है तो वो खुश हो गई। वो नित्य की तरफ देखते हुए, हेलो मिस प्रेशस, मेरा नाम नैना है और आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं किसी एंजल से मिल रही हूँ। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा रहे थे। नैना एक जिंदा दिल खुश मिजाज वाली लड़की थी, उसकी स्माइल ही लोगों को एक पॉजिटिव शाइन की तरह लगती थी, इसलिए उसे राठौर परिवार की प्रिंसेस के रूप में जाना था। वैसे ही राठौर परिवार नैना को प्रिंसेस की तरह ही पैम्पर करता खुश रखता था। राधिका जी नैना और नित्य को सबकी तरफ लाती है। नित्य अपनी मॉम के बगल में बैठ जाती है, वही सामने वाली सोफे पे 2 बुजुर्ग लोग बैठे थे। राधिका जी नित्य का उनसे इंट्रो करवाते हुए बोली, बेटा यह राठौर परिवार के हेड और नैना के दादाजी मिस्टर वीर राठौर। फिर उनके बगल में इशारा करते हुए बोली, ये है नैना की दादी सीता राठौर। फिर साइड वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये है नैना के बड़े भाई रुद्र राठौर, और इनसे भी बड़े उनके एक भाई है, वो मोक्ष राठौर है, तुम्हारे मंगेतर। मंगेतर? नित्य ने हैरान होते हुए पूछा तो राधिका जी बोली, हाँ बेटा, ये तुम्हारी दादी ने सीता दादी से वादा किया था कि जब हमारी बेटी या बेटा होगा तो उनकी शादी हम इनके घर के बेटे या बेटी से करेंगे, इसलिए उस हिसाब से मोक्ष तुम्हारा मंगेतर है। क्योंकि जब अब तुम वापस आ गई हो तो अब हम इस रिश्ते को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत जल्द हम तुम्हारी सिंघानिया परिवार की बड़ी बेटी के रूप में दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवा देंगे।
नित्य इस बात से ज्यादा हैरान नहीं थी कि मोक्ष का इस जन्म में भी सिंघानिया परिवार में मैरिज फिक्स हुई है, बल्कि इस बात से हैरान है कि उसके पिछले जन्म में स्नेहा ने मोक्ष को अपना मंगेतर बताया था। साथ ही ये भी बता था कि उसकी और मोक्ष की मांगनी बचपन में ही फॉक्स कर दी गई है। हालांकि कि वो लाभ भी मोक्ष से मिल नहीं पाई थी, क्योंकि स्नेहा ने कभी भी उससे उसको नहीं मिलाया था। शायद स्नेहा को डर की हो कि अगर वो मोक्ष से मिलती है तो नित्य कौन सच पता चल सकता है। नित्य अभी अपने सोच में ही डूबी हुई थी कि तभी उसके कान में नैना की एक्साइटेड आवाज आती है, वाओ मीन्स प्रेशस मेरी भाभी बनेगी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत खुश ही, मेरी भाभी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, खासकर उनकी ब्लू आइज, हाय कितनी सुंदर है। ये बोल वो अपने दोनों हाथों को सीने ले रख अपने पीठ और सर को सोफे से टिका लेती है जैसे किसी ने उसको गोली मारी हो। नैना की ये हरकत देख सब मुस्कुरा देते हैं, तो वही स्नेहा अपने हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं जिसे उसके नील उसके हथेली में चुभ रहे थे। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो मोक्ष को बचपन से प्यार करती आ रही है। उसको पता था कि सिंघानिया परिवार और राठौर परिवार के बीच का मैरिज प्रोपोजल के बारे में, इसलिए उसने सोच लिया था कि फ्यूचर में उसकी शादी मोक्ष से ही होगी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि एक रात में ही उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तभी दादी ने नित्य को अपने पास बुला और उसके हाथ में एक हार का बॉक्स देते हुए बोली, बेटा ये मैं स्पेशली मोक्ष की वाइफ के लिए बनवाया है, इसमें मैंने मोक्ष की पहली सैलरी से और अपने प्यार से इस हार की बनवाया है। उसके बाद वो उस ज्वेलरी बॉक्स को खोल देती है जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। वो डायमंड का कुंदन हार है जिसे हीरे की चमक बॉक्स के डी बाहर तक दिखाई दे रहा है था। उस हार की कीमत की का शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता था, क्योंकि प्यार और पैसे से बना ये हार किसी भी चीज से बढ़ के था। नित्य उस हार को देखते हुए उसको लेने से मना करने लगती है, तभी उसको किसी की दमदार आवाज आती है जो बोल रहे थे, ले लो बेटा, ये हमारी से तरफ से हमारी पोता बहू के लिए पहला गिफ्ट है। मोक्ष अभी किसी काम से देश ले बाहर गया हुआ है, लेकिन उसके वापस आते ही हम आप दोनों को मिलवा देंगे, रख आप दोनों एक दूसरे को समझ सके। नित्य ने उनकी बात सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी दादी माँ ये गिफ्ट बहुत ही प्रेशियस है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करूँ तो एक बार मोक्ष इंडिया वापस आ जाने दीजिए। जब तक हम दोनों इस रिश्ते को लेकर कंफर्म नहीं हो जाते हैं, हम एक दूसरे को जान नहीं लेते हैं, तब तक मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। उसकी बात सुन सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि सबको नित्य की बात सही लगी, क्योंकि किसी भी रिश्ते को जुड़ने के लिए सबसे पहले उन लोगों का सहमत होना जरूरी है जिन्हें इस रिश्ते को निभाना होता है। यहाँ पे दोनों लोगों की बातें और फैसले का मायने रखना होता है, एक दूसरे के नजरिए के बारे में पता होना चाहिए। अभी सब लोग बातें कर ही रहे थे कि सिर्फ दो लोगों के छोड़ के एक स्नेहा जो कि जलन से पागल हो रही थी, उसका दिल कर रहा था कि वो अभी के अभी नित्य को जान से मार दे। दूसरा रुद्र, क्योंकि उसके अपने भाई के लिए एक परफेक्ट लड़की चाहिए थी जो कि उनके भाई की कंपैटिबल हो, लाइफ आने वाली प्रॉब्लम में उनका साथ दे, ना कि छोड़ के भाग जाए। इसलिए वो बस नित्य को नोटिस कर रहा था, जैसे नित्य उसको अपने भाई के लिए पसंद आ रहा थी। क्योंकि नित्य ने इस वक्त सिंपल कपड़े पहने थे, उसने खुद को सिंपल तरीके से ही कैरी किया था, जिसे वो ब्यूटीफुल के साथ साथ एलिगेंट लग रही थी। उसके आसपास का ऑरा बिल्कुल एक क्वीन की तरह था, जो कि सॉफ्ट हॉट के साथ साथ काइंड भी लग रही थी, लेकिन अगर कोई उसे दुश्मनी ले तो उसकी बर्बाद भी बन सकती थी। तभी एक सर्वेंट उनकी तरफ आते हुए बोला, मैडम खाना तैयार है। उसकी बात सुन राधिका जी सभी की तरफ देखते हुए बोली, चलिए डिनर का समय हो गया है। उनकी बात में सबने हामी भरी और डाइनिंग रूम की तरफ चले गए। थोड़े टाइम बाद राठौर फैमिली एंट्रेंस पे खड़ी थी और नैना की तरफ देख रही थी, जो कि नित्य के साथ फोटो लेने में बिजी थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे नित्य कोई बड़ी सेलिब्रिटी है जिसे वो फिर कब नहीं मिल पाएगी। तभी दादी जी नैना को आवाज देते हुई बोली, प्रिंसेस चलो, वो अब तुम्हारी होने वाली भाभी है, इनसे फिर मिल लेना। उनकी बात सुन नैना अपना सर हाँ में देती है, फिर वो लोग नित्य को बाय बोल वहां से निकल जाते हैं। वही कार में नैना अपनी और नित्य की फोटो किसी को सेंड कर देती है। दूसरी तरफ एक ऑफिस में एक लड़का सीईओ ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। अचानक ही उसके फोन पे कंटिन्यू कुछ नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए, जिसे सुन उस लड़की बोहे आपसे में से खुद गई थी। वो लड़का अपना फोन चेक करता है जिस पे प्रोसेस के नाम से बहुत सारे फोटो आए हुए थे। जब वो इस फोटो को देखता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी थी, उसकी पकड़ उसके फोन पे काश चुकी थी।